मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सर्जन, पाठ 15, तौलिया, लेखकार उपेंद्र नाथ आस्के। आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर सेकंड। हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से मधु और वसंत के बीच में विवाद होता है और मधु सफाई के विषय में चर्चा करती है और वसंत बताते हैं कि भाई इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए ज़रूरी नहीं है वो पूर्णतः सफाई पे ध्यान दे, लेकिन उससे रिश्ते खराब न हो जाए। उन्होंने चूहा सैदनसा का उदाहरण देते हुए बताया। जैसे मधु ने कहा चूहा सैदनसा, वसंत ने जवाब देते हुए कहा शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदनसा गए, अर्थात चूहा सैदनसा गांव का नाम है। उनमें अमेरिका शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सैदनसा गए। उनमें अमेरिका के रॉक फेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी, अर्थात तो खाना उन्हें खा चुके थे, लंच उन्होंने कर लिया था, उसके बाद उनको पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट था। ऐसी कोई ही बीमारी होगी जिसके कीटाणु उस पानी में न हो। और चूहा सैदनसा के जाट हष्ट पुष्ट लम तड़ंगे। कहने का मतलब कि वहाँ जो मेला चिकट पानी था, जोहड़ का मेला चिकट पानी था, उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि यहाँ के लोग मेला चिकट पानी पीते हैं। लेकिन फिर भी जो वहाँ के जो लोग थे, चूहा सैदनसा के जो लोग थे, वहाँ के जो जाट थे चूहा सैदनसा के, एकदम मजबूत तगड़े मजबूत। ये जानकर के उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। इस बात को सुनकर के मधु ने कहा तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। और ये कहकर के हंसती है। वसंत ने जवाब देते हुए कहा कि तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने थोड़ी देर रुक करके तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया, मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणु से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणु को मारने की शक्ति होती है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति। वो कहना चाहता है नजाकतें किसको बोलते हैं? सुकुमारता या सुकोमलता। नफासतें सुकोमलता, अर्थात इंसान अपने शरीर को कोमल बना ले या इस तरह से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे, उससे शरीर नहीं चलता, बल्कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए एंटीबॉडी मजबूत होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इंसान को खान पान करना चाहिए। अब पीछे अभी टॉपिक में पढ़ा कि वहाँ के लोग दही और लस्सी का उपयोग ज़्यादा करते थे, इसलिए रोगों से लड़ने की शक्ति उनके शरीर में थी। इसीलिए वो मैला चीकट गंदा पानी भी, जो कि जोहड़ का पानी भी, उनके शरीर पर बुरा असर नहीं डालता था, अर्थात वो पानी भी उनके सामने फीका पड़ जाता था। पैदा करने से होती है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके, फिर घूमने लगता है। मधु इस बात को सुनकर के दोबारा जवाब देते, मैंने चूहा सैदनसा की बात सुन ली,
मैंने तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है मामा जी। अर्थात उन्होंने कहा कि अब ये लाल कीटाणु है चाहे सफ़ेद कीटाणु, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से ही सफाई के बारे में, सफाई का ज्ञान, परिवार में सफाई की जानकारी मुझे बचपन से मिली है। और ये कहते हुए उन्होंने अपने मामा जी का उदाहरण देने की चेष्टा की। तो मामा जी की बात कहते ही वसंत ने उस मामा जी के बारे में भी बताना चालू किया। वसंत ने कहा, मेज के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वे वेद वाक्य। वसंत ने मधु को कहा कि मानते हैं कि विलायत होकर के आ गए, विदेश जाकर के आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो कहे एकदम सही है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने अपने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर कहा उन्होंने दांत निपोर दिए, नकल उतारते हुए कहा, मैं किसी दूसरे के तौले से हाथ नहीं पोंछता, और अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगते। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौले से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती। कहने का मतलब उन्होंने उनके मौसा का उदाहरण देते हुए बताया किस प्रकार से एक बार हमारे वो घर आ गए थे आपके मौसा, और हमने क्या है कि वो हाथ वगैरह धोने के बाद में मैंने तौलिया पेश किया तो उन्हें तौलिया लेने से मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के तौले से अपने हाथ नहीं पोंछता, इस्तेमाल नहीं करता, और जेब से रुमाल निकाल करके उन्होंने अपने हाथ पोंछ लिए। अगर वो उस तौले से हाथ पोंछ लेते तो उनको कौन सी बीमारी चिमट जाती। मधु, अब ये तो मतलब ये बात और भी हो सकती है। वसंत ने फिर कहा, और तुम्हारे मामा जी वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे, हजामत यहीं बना लो। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि मामा जी के घर जब गए न वसंत, अपने मामा जी अर्थात मामे ससुर के घर गए तो उन्होंने कहा कि तुम अपना हजामत बना लो, सेब बना लो, लेकिन वो चाहते थे वो एक दिन छोड़ के एक दिन बनाते। मैंने कहा, मैं एक दिन छोड़ करके हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा, अच्छा बना लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता। अर्थात उन मामा जी के बारे में कहा, एक बुरा सा रेजर जो कि मेहमानों के लिए ला कर रखा था, वो ला करके रखा, और बुरा सा रेजर मेरे सामने रखा और कहा कि ये मेहमानों के लिए है, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। अर्थात इस बात को जान करके मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और मैंने कहा, आप इस चीज़ को रहने दीजिए, मैं सेव घर जाकर बना लूँगा। मधु ने कहा, मामा जी। फिर वसंत ने कहा, अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ होगा कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। खुद के रेजर से सेब बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए बाध्य कर दिया कि आप इसी से बना लो। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लोन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज कर लाएं, अर्थात इसको साफ कर ले, धो लें। और उन्होंने इस बात के बाद में उन्होंने नकल उतारते हुए कहा, मधु ने कहा, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला ही की तो भांति। कहने का मतलब आपको बुरा लगा तो अलग बात है, लेकिन वो सफाई पसंद करते हैं, अर्थात उनको सफाई ज़्यादा अच्छी लगती है। अब आपको बुरा लगा तो बुरा लगा। इसके बाद में वसंत का, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो? एक तरफ तो काव्य कहती हो, एक तरफ कला कहती हो, और आप अपनी घृणा से इसको क्यों घसीटती हो? तुम्हारे ऐसे वातावरण में
पले हुए सब लोग की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। मधु इस बात को सुन करके चुप रहती है। वसंत ने फिर कहा, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कह दूं, मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। तो इस बात को सुन करके मधु ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, हंसते हुए कहा, तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। वसंत क्या है कि फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीप ले आता है। फिर वो बोलता है, मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज़ गंदगी से दो चार होना पड़ेगा। फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। उन्होंने कहा, भाई इंसान अगर जीता है तो बुरे लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में बैठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बीमारी चिमट जाती है। और उन्होंने कहा कि मैं तो उनके पास में घंटों बैठ सकता हूँ, किंतु आप उनको अपने नज़दीक, अपने बरामदे में फटकने नहीं देती हो। मधु कहती है, और वसंत का, और मैंने एक गंदे इलाके में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं, जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे, समझी? मधु उस बात को सुनकर के वहीं बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए कहा, पर अब तो आप विपन्न नहीं है। अर्थात उस समय आप समस्याग्रस्त थे, उस समय आप गरीब थे, किंतु अब आप विपन्न नहीं है। अब तो आप गरीब नहीं है, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। ये गंदे इलाकों की जो आप बातें करें, इस समय आप गंदे इलाकों में थोड़े अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत ने सुनकर कहा, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूं? मधु ने उसी विषैली हंसी के साथ फिर कहा, मैं कब कहती हूं? वसंत ने कहा, ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश नहीं मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर गंदेपन की आदत ही है तो, कहने का मतलब भाई उस समय नहीं मिलता था, व्यवस्था नहीं थी, तो कई दिन तक मैं बनियान नहीं बदल पाता था, क्योंकि समय नहीं मिलता था, व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज मैं एक दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। तो समय की बात थी, तो उस समय कौन सा मैं बीमार हो गया, वो एक व्यवस्था थी। मधु ने कहा उसी हंसी के साथ में कहा, मैं कब कहती हूँ? वसंत का, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुंचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। अर्थात एक आपके मन में जो विचार है बुरा नहीं है, सफाई बुरी चीज़ नहीं है, इंसान को सफाई रखनी चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ को सनक की दृष्टि से देखते हो। फिर कमरे में घूमने लगता है। बनियान और तौलियों की कैद मैंने मान ली, बनियान और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ, और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विषैली हंसी बिखेरना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानता हूँ कि गंदा रहना या गंदेपन में रहना गंदा है, बुरा है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं है इंसान अगर भूल से बनियान न बदले और तौलिया लेते समय गलत तौलिया ले ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह स्वभाव से गंदा है। अर्थात मैं स्वभाव से गंदा हूँ, भूल से भी ले लूँ, लेकिन आप इस तरह से विषैली हंसी बखेरती हो, मुझे बुरा लगता है। इस बात को सुन करके मधु चुप रहती है। वसंत ने फिर कहा, तुमने अपने आप को इस मिथ्या बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन तुम्हें अखरता है। अर्थात आप मिथ्या में, झूठ में, इस प्रकार के बंधनों में जकड़ गई है। मैं अगर खुलापन रखता हूँ, थोड़ा सा भी इस तरह से अगर बिहेव करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, तो आपको अखरता है, आपको बुरा लगता है। अपने सिद्धांतों को
तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। उसी और नीमो, अर्थात उन्होंने उसी और नीमो का नाम लिया। क्या कहा? उसी और नीमो, जो कि उनके बड़े भाई की लड़कियां थी, उसी और नीमो, जो कि मधुन को पसंद नहीं करती क्योंकि उसी और नीमो थोड़ी चंचल थी, बोलचाल अच्छी करती थी, जो कि उनको पसंद नहीं थी। तो उनके बारे में नाम लेते ही उनको बुरा लगा। मधु ने कहा, उसी और नीमो का नाम लेते ही मधु ने स्वेटर बुनना छोड़ दिया। आपने फिर उसी और नीमो की बात बताई या चलाई? उसी और नीमो, वसंत का हंसते हुए, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा, नीमो आई नहीं? तुम इतने दिनों से कहने लगी हमको चच्ची से डर लगता है। हंसता है, अर्थात उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई उसी, तुम आई नहीं? तो उन्होंने कहा, हमें चच्ची से डर लगता है, और ये कह कर के हंसने लग जाता है। मधु ने उसी विशेली हंसी के साथ, मैं उन्हें खा जो जाती, अर्थात यहाँ आ जाती तो मैं उनको खा थोड़ी जाती। वसंत ने फिर तिपाई के पास से, तिपाई होती है 3 पैरों की स्टूल, 4 पैरों की तो स्टूल हो गई, लेकिन तिपाई में 3 ही पैर होते हैं नीचे। खाओगी तो क्या, पर वे बच्चियाँ, अर्थात उन बच्चियों को तुम खाओगे, किंतु वो तो बच्चियाँ हैं। मधु चिढ़ करके व्यंग से कहते हैं, बच्चियाँ। वसंत ने उसके व्यंग को सुना अनसुना करके तिपाई पर बैठते हुए कहा, हंसना उनका स्वभाव है। वे हंसती है तो बेबात की बात पर हंसेगी, और तुम्हारा एटिकेट बस दबे दबे घुटे घुटे, फिर ऊँ बेजारी के सिर हिलाकर उठता है, जो आदमी जी भर खा भी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। चिंताओं और आपत्तियों के बंध नहीं क्या कम है, जो जीवन को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। ये न करो, वह न करो, ऐसा न बोलो, वैसे न बोलो, इन आदेशों का कई अंतर भी है। देखिएगा, ये बेबात जो शब्द है, बिना बात के, बेबात का शाब्दिक अर्थ है बिना बात के, और एटिकेट का अर्थ होता है असभ्य आचरण, और बेजारी का अर्थ है व्याकुलता, और बेबात का बिना बात के। दोबारा सुन लीजिए, बेबात बिना बात के, और एटिकेट का अर्थ होता है सभ्य आचरण, और बेजारी व्याकुलता। इस बात को सुनने के पश्चात मधु चुप रहती है, और वसंत ने फिर कहना जारी किया, और फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार में वह स्निग्धता कहाँ है? स्निग्धता अर्थात चिकनाई, व्यवहार आचरण में प्रेम कहाँ है? अर्थात तुम्हारा जो शिष्टाचार की तुम बातें करती हो, उन बच्चों के बारे में तुमने चर्चा की है, शिष्टाचार तुम में कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले मैं देव और नारायण एक ही लिहाफ में बैठ जाते थे। लिहाफ का होता है रजाई या कंबल। आपके आने से पूर्व मेरे दोस्त नारायण और देव, हम एक ही रजाई में बैठ जाते थे, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। जरा कल्पना तो करो, सर्दियों की सुबह या शाम, एक ही चारपाई पर एक ही रजाई, घुटनों पर ओढ़े 4-5 मित्र बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, सुख दुख की बातें हो रही है, वहीं चाय आ जाती है, साथ साथ बातें होती है, साथ साथ चुस्कियाँ लगती है। इस कल्पना में कितना कितना आनंद है, कितनी स्निग्धता है। अब मित्र आते हैं, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, एक दूसरे पर बोझ मालूम होता है। जोश के साथ उन्होंने कहा, चिड़िया तक तो फटकने नहीं देती तुम बिस्तर के पास। मैं तो इस तकल्लुफ़ में घुटा जाता हूँ। जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और हजामत का सामान ठीक से रखने लगता है। कहने करता है, मधु बसंत ने कहा कि जब हमारे मित्र हमारे पास आते थे, हम एक ही रजाई में, एक ही लिहाफ में, एक ही कंबल में बैठ जाते थे, और 5 बैठ कर के आराम के सुख दुख की गप मारते थे। वहीं चाय की चुस्कियाँ होती थी, बाहर जाने का मूड किसी का होता नहीं थे, लेकिन उनमें कितनी स्निग्धता है, कितना आनंद था, कितना अल्हड़पन था। किंतु आपके आने के बाद आज वो नज़दीक तक नहीं आते, वो आप उनको नज़दीक तक फटकने नहीं देती। ये कितनी दूरियां आपके आने के बाद हो गई।
अब देखिए, इस बात को सुनने के बाद मधु गुस्से में आ जाती है और उन्होंने कहा, मैं तकल्लुफ़ स्वयं पसंद नहीं करती, पर जब दूसरों को सफाई का कुछ भी ख्याल न हो तो विवश हो, इससे काम लेना पड़ता है। आप ही बताइए, कितने लोग हैं जिन्हें सफाई की आदत है? कितने हैं जो हमारी तरह पाँव धोकर रजाई में बैठते हैं? अर्थात मधु ने वसंत को कहा कि पैर धोकर रजाई में बैठना कौन सी बुरी बात है, लेकिन ये आदत अगर अच्छी पड़ी हुई है तो व्यक्ति अपनी सफाई तो कर ही सकता है। आपने देखा होगा, ऐसे कितने लोग हैं जो रजाई में पैर धोकर बैठते हैं। वसंत ने कहा, वहीं से पाँव धोने की मुसीबत रजाई में बैठने का लुत्फ़ ही किरकिरा कर देती है। आप पाँव धोने की बातें करिए, अगर मान लीजिए पाँव धोकर के रजाई में बैठने की कोशिश करते हैं तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मधु ने कहा, कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बैठता है। मनुष्य स्वभाव से ही स्वच्छता का प्रेमी है। मैं गंदे लोगों से घृणा करती हूँ। उन्होंने कहा, अगर कुत्ता भी बैठता है तो पूँछ हिलाकर बैठता है कि जगह सही है कि नहीं है। और इंसान तो क्या है कि स्वभाव से स्वच्छता का प्रेमी है। इंसान को गंदे नहीं रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार से इंसान अगर गंदा रहता है, गंदे लोगों के साथ रहता है, स्वयं भी गंदा रहता है, सफाई पसंद नहीं करता है, तो इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार के आदतें वाले लोगों से मैं घृणा करती हूँ। फिर स्वेटर बुनने लगती है। वसंत ने मुड़कर देखा, घृणा? यही तो मैं कहता हूँ, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है। तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। उन्होंने तो सफाई की बात की थी, किंतु उनकी बातों से वसंत चिढ़ जाता है और वो बातें अपने आप पर लेकर कहा, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, और तुम्हारे वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। अर्थात वो तो मात्र सफाई की बातें करी थी, किंतु उनकी बातों को उन्होंने अपने दिल से लेकर कहा कि आप मुझसे घृणा करते हैं, मेरे स्वभाव से घृणा करते हैं। इस तरह से क्या है कि माहौल बिगड़ जाता है। मधु उसी विषैली हंसी के साथ, ये आप कह रहे हैं, कह सकते हैं। वसंत ने फिर जवाब दिया, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। मैं जब हंसता हूँ सीना फुलाकर हंसता हूँ, और इसलिए उसी और नीमो। उन्होंने कहा कि मेरी हर बात से आपको घृणा है, लेकिन जब मैं खुश हो जाता हूँ तो सीना फुलाकर हंसता हूँ। और उन्होंने फिर उसी और नीमो की कथा छेड़ी। मधु स्वेटर को फेंक करके कहते हैं, आपने फिर उसी और नीमो की कथा छेड़ी। मुझे हंसना बुरा नहीं लगता, पर कुछ समय का भी ध्यान होना चाहिए कि हंसना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन इंसान का जो स्वभाव है या इंसान का विचार है, मन है, किस समय कैसा हो, उनका ध्यान रखना पड़ता है। इंसान का मूड कभी खुशी का होता है, कभी दुख का होता है। उस समय अगर हंसी मजाक होती है, इंसान दुखी हो जाता है। तो उन्होंने कहा, कुछ समय का भी इंसान को ध्यान रखना चाहिए। ये बात मधु की सही भी है। उस दिन पार्टी में आते ही उसने मेरे कान पर चुटकी ले ली और नीमो ने मेरी आंखें बंद कर ली। कोई समय था उस समय हंसी मजाक का। मुझे हंसी मजाक से घृणा नहीं, अशिष्टता से घृणा है। अर्थात शिष्टाचार जहाँ मौजूद नहीं है उस चीज़ से मुझे घृणा है। हंसी मजाक चाहे करे, तो क्या है कि मधु का स्वभाव अलग तरह का था और उनका मानना ये थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि इंसान का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको अगले वाले व्यक्ति के उस समय का ध्यान थोड़ी होता है कि इस समय इनका मूड कैसा है। फिर वसंत ने उसी अंदाज में कहा, उसी, अर्थात उन्होंने उसी का नाम लिया, लेकिन मधु उसी का नाम सुनकर के चिढ़ जाती है। मधु और वसंत की जो चर्चा होती है उस बात पे वो दोनों ही एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, किंतु दोनों में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। ठीक है, ओके बाय। अगला टॉपिक कल होगा। थैंक यू।